हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 सिविक्स का पार्ट 1 संविधान, इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट चाहिए या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो और नोट्स वीडियो सारा कुछ अनिमा क्लासेस में अवेलेबल कराया गया है। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए MCQ, PYQs और तो और क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो पूरा तरीके से क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें आप लोगों को लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, नोट्स वीडियो, PYQ, MCQ, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर, ये सब सारा कुछ आपका अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग इसलिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला में क्या पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार देश कहलाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा मानवाधिकार। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि शिक्षा देश सूची का विषय है, उत्तर हो जाएगा समवर्ती। तीसरा नंबर में क्या पूछा गया है कि देश समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, उत्तर हो जाएगा स्वर्णशील। चौथा नंबर में क्या पूछा गया है कि संविधान के भाग देश में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उत्तर में क्या हो जाएगा 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 तक। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष देश को विश्व भर में मनाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, बाकी सेकंड का जो भी प्रश्न उत्तर है, यानी कि सेकंड में क्या करना, निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। इन सारे प्रश्नों को सेकंड वाला, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एक दो प्रश्न में एक्स्ट्रा लिखिए, तो आप लोग उसको भी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वो सब सारा कुछ मैं भी बताऊंगी, तो कॉपी में लिखिए, तो कॉपी आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा का पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखें, तो उत्तर हो जाएगा संविधान में वर्णित 5 मौलिक कर्तव्य निम्न हैं। पहला, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। तीसरा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। चौथा कि देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। और पांचवा लास्ट क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है हम लोग से कि भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त किन तीन मौलिक अधिकारों को लिखें, उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के प्रमुख 3 मौलिक अधिकार निम्न हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का 2009 में पारित हो और 2010 में लागू कानून शिक्षा का अधिकार कानून है। चौथा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, उत्तर हो जाएगा व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने वाले सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। पांचवा नंबर में क्या पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, कि धर्म निरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है, उत्तर हो जाएगा धर्म निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है
धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत के संसदीय शासन पद्धति का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए उत्तर में क्या होगा कि भारत की संसदीय शासन पद्धति का वर्णन निम्न है। पहला, लोकसभा। भारत का यह संसद का स्थायी सदैव है सदन है और इसके प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। यहाँ बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। दूसरा क्या है, राज्यसभा। यह संसद का एक स्थायी सदस्य है जो राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। तीसरा, राष्ट्रपति। विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रीय का महत्वपूर्ण स्थान है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद है चौथा नंबर में लास्ट, कार्यपालिका की जवाबदेही। संसदीय प्रणाली की मूल भावना के तहत प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया कि भारत के संघवाद संघीय ढांचा का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, भारत के संघीय ढांचे का वर्णन इस प्रकार है। भारत में सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकारों को है। संविधान में 3 सूचियां दी गई है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा, राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय जैसे भूमि, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। पांचवा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पुरुष उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसे केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। दूसरा, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधी न्यायालय का होता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तीसरा कि न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता और न ही अधीनस्थ न्यायालय में वकालत कर सकता है। चौथा, राज्यसभा व अन्य कर्मचारियों का वेतन
का होना और न ही अधीनस्थ न्यायालय में वकालत कर सकता है। चौथा, न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। छठा प्रश्न क्या पूछा गया है? एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर क्या हो जाएगा? एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक उत्तर में क्या हो जाएगा? एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पहला तर्क मैं क्या दूंगी इसमें कि स्वतंत्रता के बिना अपना स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेना असंभव है। इनके दूसरा क्या तर्क इसमें मैं दूंगी कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र का अधिकार है। इसके अलावा नागरिकों को विकास संभव है और न ही सरकार पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तीसरा क्या तर्क है कि समानता के अधिकार से ही सही और जन संबंधित नहीं बहुत का निर्माण सातवां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया? किन्हीं 3 कारणों की चर्चा करें। तो उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्णसिंह सीमित के रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क में जोड़ा गया है। इसके निम्न कारण थे। पहला, नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को खतरा। दूसरा कारण कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता, राष्ट्रीय संपत्ति, प्राकृतिक पर्यावरण आदि को नुकसान। तीसरा क्या कारण था कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान आदि के प्रति आदर और गौरव का भावना बढ़ाना। आठवां प्रश्न में क्या पूछा गया? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे? उत्तर हो जाएगा भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। इस प्रकार संविधान ने धर्म को राज्य से अलग रखा है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म विशेष को समर्थन देता है। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक आधार पर कोई किसी को दबा नहीं सकता। राज्य किसी नागरिक पर कोई खास धर्म नहीं थोप सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 9वां प्रश्न में कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर बताना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में निम्न अंतर है। इधर मौलिक अधिकार क्या है, इधर मौलिक कर्तव्य क्या है। पहला अंतर क्या है? नागरिकों के विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। उत्तर में क्या हो जाएगा? नागरिकों को एक
नागरिकों के लिए बनाए गए कर्तव्य मौलिक अधिकार कहलाते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि यह नागरिकों को अधिकार, नागरिकों एकता और अखंडता तथा सरकारी की मनमानी और निरंकुशता बोले। इसमें मौलिक कर्तव्य में दूसरा कारण क्या है कि यह देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण मदद करता है। तीसरा राष्ट्र का अंतर क्या है कि इसकी संख्या 6 है और इसका क्या हो जाएगा, इसकी संख्या 11 है। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आप लोग मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग अनिमा क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। इससे आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो पाएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।